तो उसने मेरे जवाब तो दिया नहीं, उसने प्रश्न कर डाला मुझसे पूछा गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? यू नो, एथिक्स का पेपर जो है और जनरल स्टडीज 4 का पेपर जो है वो आपके बेंट ऑफ माइंड को एसेस करता है। एक्चुअली क्या है कि उस पेपर में प्रमुख रूप से हर एस्पिरेंट को ये करना है। हेलो अनिल सर, वेलकम टू बुक्सटावा। हेलो, हाउ आर यू? या आई एम गुड सर। सो सर, व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू आई गॉट टू नो कि आपने अपने करियर के दौरान इतनी सारी क्राइसिस हैंडल की हैं और हर बार सेम मॉडस ऑपरेंडी मुझे देखने को मिला कि आप रूट कॉज तक गए एंड यू कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड देन बिल्ड अ फुल प्रूफ रोड मैप जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और उस तरह की क्राइसिस को आगे कभी फेस ही ना करना पड़े। ऑब्वियसली आज के इंटरव्यू में हम लोग इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, बट स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू हुई, व्हेन यू डिसाइडेड कि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। ये डिसीजन मेरा नहीं था कि मैं आईएएस अफसर बनूंगा। मुझे याद है कि मैं शायद 9-10 साल का हूंगा तो मैंने एक पेपर देखा जो मेरे पिताजी ने लिखा था। माय फादर हैड वर्कड आउट द डिटेल्स दैट आई वुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो द डिसीजन दैट आई शुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर वाज नॉट माइन. It is a different matter that as I grew up, I adopted that wish of my father as my own. So his dream became my dream and tried to fulfill that dream. So the decision to become an IAS officer was that of my father, but that became my decision ultimately. And I am so glad that I did fulfill his dream and became an IAS officer because I led a very satisfied existence as a civil servant and as an IAS officer. ओके सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग एक बाइलिंगुअल बातचीत के फॉर्मेट में बात करेंगे क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी है और जनरली वो लोग इस चैनल को देखते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स में चीजों को समझ पाते हैं इजीली। ठीक है सर। सर आप आईएएस बनने से पहले आई हर्ड दैट आप आईपीएस आपने ज्वाइन किया था पहले। हाँ, मेरी मंशा तो शुरू से ही आईएएस ऑफिसर बनने की थी, लेकिन पहले वर्ष में जब मैंने एग्जाम दिया यूपीएससी का, उस वर्ष कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी और सिलेबस बिल्कुल नया था, बिल्कुल किसी को कोई आइडिया नहीं था किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे उनका उत्तर दिया जाएगा। सब अंधेरे में तीर चला रहे थे, मैंने भी तीर चलाया और वो तीर जो है आईपीएस पे जाके लग गया। आईएएस में मैं नहीं आ पाया, मेरे कुछ नंबर कम रह गए कुछ सब्जेक्ट्स में, जिसके फलस्वरूप मैं आईपीएस में आया। फिर दूसरे वर्ष जब 1980 में मैं दोबारा अपीयर हुआ तो मैं फिर आईएएस में। तो सर मैं जान सकता हूँ कि आपकी आईपीएस जब आपने ज्वाइन किया था तो उस साल आपकी क्या रैंक थी और जब आपने आईएएस ज्वाइन किया तब आपकी क्या रैंक थी? मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है लगभग शायद 234 रैंक थी पहले वर्ष ऑल इंडिया में, और दूसरे वर्ष मेरी रैंक 14 थी, 14। ओके ओके। तो सर ये मतलब 200 प्लस रैंक से और 14 रैंक तक के आने का जो सफर था, मतलब उसमें क्या बेसिक चीज आपको लगा जिस चीज ने आपको हेल्प किया कि आप इस चीज को क्रैक कर पाए? जी हाँ, पहले वर्ष मैंने बहुत मेहनत की थी और मुझे शायद जानकारी अधिक हो गई थी, लेकिन जो अभ्यास जो प्रैक्टिस मुझे लिखने की करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की। तो मुझे याद है कि जब पहले वर्ष में एग्जाम देने गया तो मेरी आदत थी लेट के पढ़ने की आदत। मैं जब एग्जाम देने गया तो 3 घंटे मुझे लगातार बैठना पड़ा लिखने के लिए। अच्छा। तो 2 समस्याएं हैं। पहली चीज तो ये है कि जब प्रश्न मैंने देखा तो मुझे जानकारी ज्यादा थी और समय कम था लिखने का। लिखने का अभ्यास नहीं था, तो जितना समझ में आया मैंने लिख दिया। और दूसरा ये कि 3 घंटे बाद मेरी पीठ का हालत ये हो गई कि मैं जमीन पे वहीं लेट गया, क्योंकि फिर नेक्स्ट पेपर उसके बाद था, तो मेरी बैक बोल गई। तो मैं अक्सर जो नए सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनको 2 सुझाव देता हूँ। पहला तो ये सुझाव देता हूँ कि आपके मस्तिष्क में जो कुछ है वो एग्जामिनर नहीं जान सकता जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं। और लिखने का यदि अभ्यास नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की, तो आप वो लिख नहीं पाएंगे वहां पर। और अब तो मैं देखता हूं, जब इधर के प्रश्न देखता हूं तो अब तो और ही स्पष्ट हो गया कि आपको 150 शब्द में लिखना है, 150 वर्ड्स, 300 वर्ड्स में लिखना है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गिनते रह जाएंगे कितने वर्ड्स लिखे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये पन्ने पर आपके कितने वर्ड्स आते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली, और ये ऑटोमेशन जो है तभी आएगा जब आप खूब अभ्यास करेंगे। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में फर्क ये था कि मेहनत तो मैंने पहले वर्ष ज्यादा की थी, वो मुझे काम आई दूसरे वर्ष में, लेकिन दूसरे वर्ष में मैंने बहुत अभ्यास किया। समझ लीजिए कि मैंने 2-3 महीने पहले पढ़ना लगभग बंद कर दिया था, लिखता ही रहा। उससे पहले भी लिखता था मैं, लेकिन लिखने की जो समय था वो मैं बढ़ाता चला गया। और स्थिति ये आ गई थी कि जब एग्जाम हुआ तो मैं प्रश्न आता था, मुझे पता था कितने शब्द में मैं लिख रहा हूँ, मुझे गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
और एक ही प्रश्न को मैं अलग अलग 150, 200, 300 वर्ड्स में लिख सकता था। तो ये इतना सक्षम बनने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तो लिखने का अभ्यास मैं सबको बताता हूँ, जरूर करें। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि कई बच्चों में आदत होती है कि रात को देर तक जगेंगे और सुबह जो है देर से उठेंगे। और मैं भी चूंकि कई एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करता हूं, तो कई लोग बताते हैं कि साहब वो क्लास में नींद आने लगती है कि आदत जो है तो वो आदत आपको डालनी पड़ेगी कि 3 घंटे आप बैठ के कैसे एग्जाम दें। तो अपना जो जितनी हैबिट्स हैं उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये जो जीनियस है उनके लिए नहीं है, ये हमारे जैसे लोगों के लिए, जो सामान्य लोग हैं, जो आईएएस के जीनियस तो कहीं भी आ जाएगा। मतलब 5-7% हर साल ऐसे जीनियस होते हैं जिन कुछ ना करेंगे तो भी आ जाएंगे आईएएस में। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य लोग जो प्रयास करते हैं, मेरे जैसे जो प्रयास करते हैं सिविल सेवा में आने के लिए, उनको ये अभ्यास की आवश्यकता है, लिखने के अभ्यास की आवश्यकता करनी पड़ेगी, होगी। और दूसरा आवश्यकता होगी कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, चाहे वो योग करें, चाहे वॉक करें। मैं हर शाम को 1 घंटे वॉक करता था अपने को रिलैक्स करने के लिए, और वॉक करते समय फिजिकल एक्सरसाइज भी होती थी, और वॉक करते समय मैं अपना रिवीजन भी करता था मस्तिष्क में। तो कई सारे काम इकट्ठे हो जाते थे, उसमें स्वास्थ्य का भी ख्याल हो जाता। बट सर, जब आप ये सेकंड अटेम्प्ट दे रहे थे तो आप उस टाइम पे आईपीएस ऑफिसर थे, तो आप ऑलरेडी ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे, राइट? तो नहीं, ऐसा होता है कि इसमें जो व्यवस्था है वो अभी भी शायद वो व्यवस्था है कि आप फाउंडेशन कोर्स जो एकेडमी में होता है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, उसको आप फुर्गो कर सकते हैं, बाद में होता है वो। अच्छा। और जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद आप जाके पुलिस एकेडमी ज्वाइन करते हैं। तो पुलिस एकेडमी मैंने नवंबर में ज्वाइन की थी, उससे पहले मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया था। अच्छा, ओके। जब आपने सर्विस ज्वाइन की उसके बाद आपके ट्रैक रिकॉर्ड को मैं देखता हूँ तो आपने बहुत सारी क्राइसिस वाली सिचुएशंस को हैंडल किया है, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा करता होगा, राइट? बिकॉज जब हम लोग ऊपर से देखते हैं और चीजों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ओके ये प्रॉब्लम थी, ये सॉल्यूशन था, लेकिन जब कोई इंसान उस चीज पे वर्क कर रहा होता है तो ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गो थ्रू होता है। सो आपने इस चीज को कैसे हैंडल किया? व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन ड्यूरिंग दैट? देखिए, मेरे लिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि मुझे स्ट्रेस नहीं था, स्ट्रेस मुझे भी होता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा मैं समझता गया कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। प्रमुख कारण स्ट्रेस का ये होता है कि कोई भी क्राइसिस होती है, आदमी इस बात से चिंतित रहता है कि अंततः क्या होगा, रिजल्ट के बारे में चिंतित रहता है कि इसका क्या हश्र होगा। और वही स्ट्रेस का प्रमुख कारण होता है। किसी भी व्यवस्था में आप देखेंगे, किसी भी सिचुएशन में आप देखेंगे कि मालूम नहीं क्या हो जाएगा अंततः, उससे आदमी परेशान होता है। मैं भी परेशान होता था शुरू में कि अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ऐसा होगा। धीरे धीरे आपको सेवा में समझ में आने लगता है, और ये हर अधिकारी मेरा ख्याल इस राह से गुजरता है। ये समझ में आने लगता है कि जो अल्टीमेटली होना उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। पुरानी हम लोग कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि रिजल्ट पे आपको कोई कंट्रोल ही नहीं, अल्टीमेटली क्या होगा किसी को नहीं पता। कल क्या होगा किसको खबर, किसी को नहीं खबर। आप फिर जब ये समझ में आने लगता है तो आप वर्तमान में फोकस करने लगते हैं। आप इस बात को प्रश्न करते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस समय के लिए कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस समय आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा। जैसे उदाहरण के लिए जब मैंने नई नई सेवा ज्वाइन की थी तो मैं हरदोई में पोस्टेड था, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट था। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था, जिसके फलस्वरूप वहां पे काफी दंगे हो रहे थे। तो उनको रोकने का काम था मेरा, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो मैं बहुत परेशान घूमता था कि कैसे उनको रोकूं, क्या करूं, क्योंकि मैं सोचता था कि मालूम नहीं क्या होगा, इसका अंत आगे क्या होगा, परेशान रहता था। उसी बीच में मुझे मालूम पड़ा कि एक विधायक हैं, एमएलए हैं, जो इसके पीछे इन सब दंगों के पीछे हैं, और वो रूलिंग पार्टी के विधायक थे, वो बहुत पावरफुल विधायक थे। ओके। तो मैं सोचता था इनके अगेंस्ट एक्शन लूं तो कैसे लूं, वो नई परेशानी। फिर मैंने डिसाइड किया अच्छा ठीक है, इनके अगेंस्ट एनएसए का केस बनाते हैं। मैंने भेज दिया डीएम को। तो परेशान था, मालूम नहीं क्या होगा इसका आगे। फिर मुझे लखनऊ बुलाया गया, मुझे बताया गया कि आप ये क्यों किया आपने। तो मैंने समझाया उनको, उन्होंने कहा फाइल वापस ले लीजिए। फिर परेशानी की क्या होगा, फाइल लूं ना लूं। तो मैंने डिसाइड किया फाइल नहीं लूंगा वापस, मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया। तो ये सब मैं दुविधा में था उस समय। जो मेरी पुस्तक है एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, उसमें मैंने इसको दर्शाया कि क्या डिलेमास थे। वही चीज जब 8-9 साल बाद हुई, जब मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, तब मुझे इतनी दुविधा नहीं हुई। वहां भी ऐसी व्यवस्था थी, राम मंदिर एजुटेशन चल रहा था, तो काफी टेंशन था, पॉलिटिकल टेंशन था, कम्युनल टेंशन था। तो एक किसी
किसी व्यक्ति की हत्या हो गई थी, मर्डर हो गया था। तो मर्डर हुआ तो जो जिला के रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष जो थे, उन्होंने कहा कि हम इसका जनाजा निकालेंगे, फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे। तो तब तक मैं क्लियर हो गया दिमाग में, मुझे कोई, मैंने कहा कि ये तो मैं निकालने नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ से बवाल हो जाएगा, मतलब यहाँ राइट्स हो जाएंगे अगर हो जाएगा। तो कोई परेशानी नहीं थी मुझे। मैंने उनको समझाया, उनको नहीं समझ में, मैंने उनको बंद कर दिया, कोई परेशानी नहीं, बंद कर दिया, क्योंकि मैं तैयार था किसी भी चीज के लिए, ट्रांसफर के लिए। तो पहली बार जब ट्रांसफर हुआ था तो मैं परेशान हुआ कि बताओ मैंने सही किया, मेरा ट्रांसफर हो गया। अब मैं चिंतित नहीं था, कर दो, लेकिन ट्रांसफर हो सर जाएगा हम जो कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ आई थिंक सो कि प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसफर की नहीं होती होगी, मतलब और भी सारी नहीं, और भी टेंशन और होती है। देखिए प्रेशर ऐसा भी ना, होते होंगे। प्रॉब्लम तो अपनी जगह पर है, हमें ये समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, आप परेशान हो रहे नहीं हो अपनी जगह पर। जैसे ये आपकी व्यवस्था है कि आप सोच रहे हैं कि ट्रांसफर से आप परेशान हो। जब आगे मैं बढ़ा अपनी सेवा में तो मैं ट्रांसफर से परेशान ही नहीं होता था। तो ट्रांसफर तो होना ना होना अपने ऊपर, अपने आप पे निर्भर नहीं ना, कोई और कर रहा है। राइट। तो एक बार आपको यह समझ में आने लगेगा कि जिन चीजों पे आपका नियंत्रण नहीं है, जिनका कंट्रोल नहीं है, उन चीजों पे अनावश्यक रूप से परेशान होने से क्या फायदा। अब अमेरिका ने इराक पर वॉर कर दिया है, वो चिंता का विषय तो हो सकता है, लेकिन जो परेशान, आप कब तक परेशान होंगे उसमें? आप ना अमेरिका को रोक पाएंगे वॉर करने से। मेरा ये मानना है, अब तो मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, कि प्रमुख समस्या वो होती है कि हम उन चीजों पे ज्यादा चिंता करने लगते हैं जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर हम उन चीजों पे चिंता करें जिन पे हमारा नियंत्रण है, तो शायद हम प्रसन्न भी रहेंगे और अपना कार्य भी कर लेंगे। वही काम तैयारी की, जब आईएएस की आप तैयारी कर रहे हैं, आदमी क्यों नर्वस होता है? वो नर्वस होता है मालूम नहीं मैं क्वालिफाई करूंगा नहीं करूंगा, मालूम नहीं एग्जाम में कितने नंबर आएंगे। वो रिजल्ट की वजह से परेशान रहता है। प्रेशर इसलिए बनता है कि आप रिजल्ट के लिए परेशान, परेशान तैयारी के लिए नहीं होता आदमी। यस। अगर तैयारी पे के लिए परेशान हो कि मुझे आज ये सब्जेक्ट करना था, मैंने वो सब्जेक्ट किया नहीं किया, कैसे करूं, तो शायद उसको कर ले जाएगा। अब रिजल्ट के लिए परेशान होने से तो कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं, सिर्फ परेशानी बढ़ेगी। तो ये चीज धीरे धीरे समझ में आती है जब आपको अनुभव आता है कि रिजल्ट्स पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। और चाहे सेवा में हो या सेवा में आने के लिए हो, और मैं एस्पिरेंट से जब बात करता हूं, उनसे भी ये कहता हूं कि उस चीज के लिए परेशान हो जिसपे तुम्हारा नियंत्रण है। तुम अल्टीमेटली क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, वो निर्णय कहीं और होना है। तुम्हारा निर्णय यह है कि तुम तैयारी करोगे या नहीं करोगे। तैयारी पे तुम्हारा नियंत्रण है, कैसे अच्छी तैयारी करो। तो उस पे परेशान होने के बजाय जितनी नर्वसनेस या टेंशन है, बाय एंड लार्ज वो रिजल्ट्स की वजह से होता है। राइट। आज जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं होता जी, क्योंकि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आप गोल से अटैच नहीं है और आपको नहीं। बेसिकली ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं होता, टेंशन होता है। मतलब टेंशन, ह्यूमन है ना हम, ह्यूमन बीइंग, टेंशन तो होगा, लेकिन उसकी जो श्रेणी है। देखिए, ये मैं कह दूं कि मुझे टेंशन ही नहीं होता था, मुझे बाद में भी टेंशन होता था, ऐसा नहीं होता था, लेकिन वो टेंशन मैनेजेबल होता था इन द सेंस कि मैं फिर भी अपने कार्य को उसी प्रकार से करता था, उससे मेरे कार्य पद्धति में या जिस तरीके से मैं कार्य कर रहा था वो प्रभावित नहीं होती। दैट नेवर गॉट इम्पैक्टेड। सो जैसे मैं कोल सेक्रेटरी था, तो कोल में उस समय स्कैम्स भी हो गए थे और सीबीआई फाइल्स की थी, ऑफिसर्स के भाग रही थी, मैं परेशान हो सकता था वहां पे, क्या हो रहा है जी। वो जो हो रहा है वो हो रहा है, जो सीबीआई कर रही है, मैंने तो कुछ किया नहीं, उसकी वजह से सीबीआई कर रही है, उससे पहले हुआ था। जी। तो या तो मैं उसके लिए परेशान रहता, अगर मैं परेशान होता तो मेरी टीम, जितने ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी परेशान हो जाते। तो उनको ना परेशान करने के लिए मुझे ये माहौल बनाना आवश्यक था मेरे लिए कि भाई जो सीबीआई कर रही है उसको करना है, तो हम जो कर रहे हैं हम तो ठीक करें। उदाहरण के तौर पर, अगर सीबीआई या ये जो स्कैम, सो कॉल्ड स्कैम हुआ, हम ये जानकारी के क्यों हुआ, क्या हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिससे भविष्य में इस प्रकार का स्कैम ना हो। हमारी चिंता इस बात की थी कि हम व्यवस्था को ठीक कैसे करें, बनिस्बत इसके परेशान होने की सीबीआई क्या कर रही है। अरे भाई, सीबीआई को जो करना है वो करेगी, हम थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो सीबीआई करेगी जो करना होगा। हम जो चीज कर रहे हैं उस पे हमें ज्यादा फोकस रखना चाहिए। लेकिन कई बार जैसे सिविल सर्वेंट्स के केस में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल प्रेशर्स के थ्रू भी गुजरते हैं, फैमिली के ऊपर भी ऐसा लगता है कि उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप जो कर रहे हैं, एक डिसीजन जो आपने लिया है उसकी वजह से वो लोग भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। नहीं, ये संभव है, ऐसा इसे भी कहना ठीक नहीं होगा कि संभव नहीं है। मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं लखीमपुर खीरी में था, तो वहां हम लोग ने 5 टेररिस्ट को एनकाउंटर में मारा था। बहुत लंबे चौड़े बड़े 5 टेररिस्ट मारे गए। तो मैं उस समय हिट लिस्ट में आ गया था खालिस्तान की।
जो खालिस्तानी थे उनकी हिट लिस्ट में मेरा नाम था, वो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मैं भी उसमें हूँ। तो अब ये आप कोई भी काम करेंगे और काम करेंगे तो उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, कभी कभी आपको इसका प्रेशर भी आ सकता है। ये आपको निर्णय लेना है कि आप वो रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा। मैंने निर्णय लिया कि भाई इतना रिस्क मैं लूंगा, अगर कुछ होता है तो फिर देखा जाएगा क्या है। ये विकल्प आपके पास हमेशा रहता है कि आप निर्णय लीजिए ना लीजिए, ये निर्णय लीजिए वो निर्णय लीजिए, विकल्प रहता है आपके पास। अगर आपका चिंतन ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस ठीक है, आपकी जिस हिसाब से आप काम करते हैं वो ठीक है, तो बाय एंड लार्ज आपका निर्णय ठीक होगा। आप अगर मेरी पुस्तक पढ़े एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट, मैंने पुस्तक में लिखा है कि कहाँ का मैं फेल हुआ, कहाँ का मैं सक्सीड नहीं किया, कहाँ का मैंने गलतियां की। ऐसा नहीं कि पूरे करियर में मैं सब अच्छा काम करता रहा और सब जगह में सक्सेसफुल रहा, बहुत फेलियर्स हैं मेरे करियर में। तो फेलियर्स तो बड़े नेचुरल होते हैं ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो फेल नहीं हुआ? भाई जॉन एफ कैनेडी जो बहुत बड़े महान राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बे ऑफ पिग्स करके एक इंसिडेंट था उनका सबसे बड़ा फेलियर था। तो बड़े से बड़े लोग, महात्मा गांधी एडमिट करते हैं माय एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ मिस्टेक्स अपने फेलियर। तो हर व्यक्ति मिस्टेक करता है, फेलियर करता है। प्रश्न ये है, और ये एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि हमने मिस्टेक्स और फेलियर से सीखें। जैसे मैंने उदाहरण पहले दिया था, मैंने पहले वर्ष तैयारी की आईएएस की है ना, गलती की मैंने, क्या गलती की? मैंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। अब अगर मैं उस गलती को मानता हूं पहले तो, और फिर सुधारने का प्रयास करता हूं और दोबारा उस गलती को नहीं करता हूं, तो उसका लाभ मुझे मिलेगा। तो टू अर्न इज ह्यूमन, फेलियर्स आर नेचुरल। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हम फेल हो जाएंगे। आधी परेशानी तो इसलिए होती है हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। अरे भाई, दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, अभी तक तो कोई मेरे पास आया नहीं ऐसा व्यक्ति जो फेल ही ना हुआ हो। अरे कभी ना कभी हर व्यक्ति फेल होता है। अल्टीमेटली सफलता उसको मिलती है जो इन फेलियर से सीखता है। तो चाहे वो टेंशन हो, चाहे फेलियर हो, अगर इसको आप नेचुरल समझिएगा ह्यूमन बीइंग। जैसे मैंने फिर कहा आपसे कि ऐसा नहीं है कि मुझे टेंशन आज भी होता है, कुछ चीजों के लिए टेंशन, ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं अपनी रात की नींद हराम करता उस टेंशन पे। मतलब विचार करता हूं उस पर। भाई अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा, वो अगर कोई बात होती है उसके आसपास, तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप को बिल्कुल एकदम गौतम बुद्ध बन जाएगा। नहीं, आप उसको, आप ऐसा नहीं कि उसको नकार देंगे कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव पड़ेगा आपका, ये स्वाभाविक है। अब प्रश्न ये है कि वो जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपका रिएक्शन क्या है। वहां आप अगर अपने माइंड को डेवलप कर लेंगे, मेकअप कर लेंगे, तो शायद आप कोई भी स्थिति में अपने को आप पॉजिटिवली ढालने की कोशिश करेंगे। ओके सर, आपने अपनी बुक के बारे में बताया, एथिकल डायलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट। तो इस बुक के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, लाइक किस तरह से ये बुक हेल्प कर सकती है उन लोगों को? मैंने जिस उद्देश्य से लिखी थी वो प्रमुख रूप से एस्पिरेंट्स के को दिमाग में रख के लिखी थी, क्योंकि जब मैं इसका सिलेबस मैंने देखा और इसके जो क्वेश्चंस आते थे, उसमें मैंने देखा कि आधा पोर्शन केस स्टडीज पर है। तो और मैंने केस स्टडीज पढ़ी हैं, उसमें कई केस स्टडीज ऐसी थी जिनको मैं अपने व्यवहारिक, जो मैं जब स्वयं सर्विस में था, तो मैंने महसूस किया कि ऐसे कुछ दृष्टांत मेरे सामने भी आए, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मुझे भी हुए। तो मैंने सोचा क्या मैं उनको रियल एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करूं, जिससे कि जो एस्पिरेंट्स हैं अगर उनको पढ़ें तो एनालाइज कर पाए कि उन एथिकली उनको क्या करना चाहिए। और इस मेरी पुस्तक में लगभग 70 ऐसे दृष्टांत हैं, ऐसे एक्सपीरियंस है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, जिनमें मैंने प्रयास किया है विश्लेषण करने का कि जो वस्तु स्थिति मेरे सामने आई या जो भी प्रकरण मेरे सामने आए, उनको मैंने उस समय कैसे हैंडल किया। अब पुस्तक में मैं नहीं कह रहा हूं जो मैंने किया वो सही किया, इसीलिए आपने एथिकल डायलेमा लिखा है उसके लिए। हर चैप्टर के एंड में मैंने अपने एक्शन को भी क्वेश्चन किया है कई जगह। जैसे उदाहरण के तौर पर, जहां मैं अब सोचता हूं, अगर मैं रिफ्लेक्ट करता कि मैंने सही किया नहीं किया, एक दृष्टांत है जिसमें मैं पहले सचिव था मुख्यमंत्री का, उस समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, मेरा से उनका कोई संपर्क नहीं था, लेकिन एक दिन मेरे पास फोन आया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का कि भाई आप जरा कल्याण सिंह जी से बात कर लीजिए, वो कुछ एक समस्या है।
तो मैंने विचार किया और उनसे बात की और उनको सुझाव दिया, उन्होंने सुझाव माना। अब मैं उसे विस्तार से नहीं जानना चाह रहा क्योंकि विस्तार पुस्तक में है। अब प्रश्न ये है कि मैं उनका सचिव तो था नहीं, तो मुझे क्या उनको सुझाव देना चाहिए था? मेरे विचार से नहीं देना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ, इस विचार से नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो प्रकरण जो था वो राजनीतिक था प्रकरण, वो प्रशासनिक प्रकरण भी नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रकरण भी नहीं था। तो पहली चीज, मैं सचिव नहीं था, क्या मुझे सुझाव देना चाहिए था? दूसरी चीज, वो एक प्रशासनिक प्रकरण होता तो फिर भी समझ में आता था, राजनीतिक प्रकरण में मैं उनको सुझाव दे रहा था। तो जैसे मैंने बताया कि कई ऐसे हैं उसमें इंस्टेंसेस जिसको पढ़ के आदमी को एनालाइज करने के लिए, एथिक्स का पेपर जो है और जनरल स्टडीज 4 का पेपर जो है, वो आपके बेंट ऑफ माइंड को एसेस करता है कि आपका झुकाव किस प्रकार से है। एक्चुअली वो पेपर आपको एक्चुअली में एथिकल डायलेमा में डाल देता है और देन यू हैव टू एनालाइज कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। एक्चुअली क्या है कि उस पेपर में प्रमुख रूप से हर एस्पिरेंट को ये करना है कि एक किसी इंस्टेंस में कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, कौन से पॉसिबल वे फॉरवर्ड, और उनमें से पिक करना है एक कि हम ये करेंगे और फिर कारण देंगे क्यों करेंगे ऐसा। वही केस स्टडी है। केस स्टडी में यही बताना होता है कि केस में जो आगे एक्शन लिया गया वो उसके अतिरिक्त क्या और विकल्प थे एक्शन लेने के, और थे तो वो कौन से थे, और उन विकल्पों में से यानी कि उन ऑल्टरनेटिव्स में से आप कौन सा चयनित करेंगे और क्यों करेंगे, यही है। राइट। तो उन केस स्टडीज को अगर पढ़ेंगे, और चूंकि वो लाइव केस स्टडी है, अभी मैं एक प्रश्न पत्र देख रहा था, तो एक लाइव केस स्टडी जो मैंने डिस्कस की है अपने किताब में, वो 1 साल के प्रश्न में आई है। अच्छा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, जैसे एक क्वेश्चन आया कि ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो बोनाफाइडी काम करते हैं, कोई मेलाफाइडी नहीं है लेकिन उनके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है। मेरी किताब में पूरा केस स्टडी है मिस्टर हरिश्चंद्र गुप्ता की, कि वो बोनाफाइडी उनका एक्शन था लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ और उनको जेल भी जाना पड़ा। तो मैंने उसको डिस्कस किया पूरी केस स्टडी को, और वही उसी प्रकार का एक प्रश्न आया था कि उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये हुआ, सही हुआ, गलत हुआ तो अगर कैसे ठीक किया जा सकता है, ये प्रश्न है। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं आपको कि लाइव केस स्टडी यानी कि जो रियल केस स्टडी है उनको पढ़ के फिर एस्पिरेंट्स ये समझ लेगा कि उसमें जो रास्ता अपनाया गया वो एथिकली सही था या नहीं था। और इसको समझना इसलिए जरूरी है कि लीगली तो बड़ा क्लियर होती हैं चीजें कि अगर लॉ के अगेंस्ट है तो नहीं करना है, लॉ माफिक है तो करना है। एथिकल डिलेमा ये होता है कि जहां पे लॉ क्लियर नहीं, एक ग्रे एरिया है, तो वहां आपको क्या करना है, क्योंकि एथिक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक तो जो कोडिफाई हो जाता है एथिक्स, वो लॉ बन जाता है, रूल्स बन जाता है, रेगुलेशन बन जाता है। कई ऐसे प्रकरण होते हैं जो कि कोडिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आपको सामाजिक दृष्टिकोण से यानी कि सोसाइटल वैल्यू से ये समझना पड़ेगा कि वो सही है अथवा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, एक वाकया मैंने मेंशन किया वहां पर, जिसमें मैं कल्याण सिंह जी का डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशंस था। नया नया मैं बना था तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था, ना वो मुझे बहुत अच्छी जानते थे। बाद में तो मेरा परिचय ठीक हो गया था उनसे, लेकिन शुरू में जैसा होता है, तो मेरा काम बेसिकली ये था कि सुबह उनको जाकर मैं अवगत कराऊं, ये मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, अवगत कराऊं कि अखबारों में क्या निकला है, क्योंकि उस समय टीवी चैनल और न्यूज चैनल ये सब नहीं थे। सुबह मैं एक दिन पहुंचा, उनके घर पे जाता था मैं सुबह, क्योंकि सुबह 8:30 बजे करीब घर पे पहुंचा, तो वहां देखा कि कल्याण सिंह जी बैठे हुए हैं और उन्हीं के पड़ोस में चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस खड़े हैं। और उस दिन कुछ परेशान लग रहे थे वो कल्याण सिंह जी, नॉर्मली बड़े क्वाइट और सुलझे हुए थे, लेकिन उस दिन बड़े परेशान लग रहे थे। तो चर्चा में साथ में खड़ा हो गया, चीफ सेक्रेटरी के सुन रहा था क्या हो रहा। तो चर्चा इस बात पे हो रही थी कि कल्याण सिंह जी नाराज इस बात पे थे कि इटावा में एक बाई इलेक्शन होना था, और बाई इलेक्शन में उनकी 7 पब्लिक मीटिंग्स लगा दी गई थी। अब वो इस बात से नाराज थे कि उनका गला ठीक नहीं था। उन्होंने कहा मैं 7 कैसे करूंगा, आखिरी 2 आप कैंसिल कर दीजिए। तो जब उन्होंने बात कही तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने गर्दन हिलाते हुए कहा, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे कर पाएंगे,
आखिरी 2 कैंसिल कर दीजिए। तो उन्होंने अपने पीएस को कहा भाई डीएम को मिलाओ फोन और उससे कहो कि हमें लास्ट 2 मीटिंग्स हम नहीं करेंगे। तो मुझसे रहा नहीं गया उस समय। मैं कुछ ही दिन पहले मैं भी जिलाधिकारी था एक जिले, तो मैंने कहा साहब वैसे तो ये प्रकरण आपका राजनीतिक है, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप चाहे 2 मिनट के लिए जाएं जरूर मीटिंग में, क्योंकि मुख्यमंत्री का जब कार्यक्रम बनता है तो बहुत लोगों को आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तैयारियां होती हैं। तो आप कैंसिल ना करें, क्योंकि आपको परसों ही जाना है, शॉर्ट नोटिस पे कैंसिल करेंगे तो आप चाहे 2 मिनट के लिए जाएं। तो उन्होंने मेरी तरफ घूर के देखा, कहते हैं क्या मैं जा सकता हूँ, नाराजगी से। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी मेरे को उन्हीं से मानने लगे, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। मैंने कहा साहब मेरा तो सुझाव है, बाकी निर्णय तो आपका काम है। वो जैसी मैंने कहा फिर चीफ सेक्रेटरी ने कहा क्यों बोल रहा चुप हो। मैंने कहा चुप हो गया। 15 सेकंड तक कोई नहीं बोला। 15 सेकंड बाद कल्याण सिंह जी ने फिर मेरी तरफ देखा, इस समय मुस्कुराते हुए बोले हाँ अनिल जी आप ठीक कह रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि अनिल जी आप ठीक कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने एकदम हाथ नीचे कर लिया, बोले हाँ साहब। तो ये बात कल्याण सिंह जी को याद रही बात। अब प्रश्न ये है कि ये जो मैंने राय दी उनको, ये लीगली नहीं भी देता फर्क नहीं पड़ता, दे देता तो भी लीगली कोई लीगल इसमें कहीं नहीं है आज तक। क्या उनके डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन होने के नाते ये मेरा नैतिक कर्तव्य था कि उनको बता देता कि पब्लिक रिलेशन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो नहीं जाएंगे। मेरे मानने से था कि अगर वो नहीं जाएंगे तो पब्लिक रिलेशंस पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इसको अपनी ड्यूटी मानते हुए मैंने उनसे कहा। अब क्या जो चीफ सेक्रेटरी ने पहले मुझे रोका वो एथिकली करेक्ट था, क्योंकि इसमें लॉ नहीं है कहीं। वो मुझे रोकते तो भी इलीगल नहीं है, नहीं रोकते तो भी इलीगल नहीं। राइट। एथिकली क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को अपने कनिष्ठ अधिकारी यानी कि जूनियर अफसर को अपना मत व्यक्त या अपने ओपिनियन व्यक्त करने के लिए रोकना चाहिए क्या? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, इसमें ये सब एथिकल प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न ये है कि जब मुख्य सचिव ने अपनी एक राय व्यक्त कर दी थी पहले कि साहब आपको नहीं जाना चाहिए, उसके बाद सहमति क्यों व्यक्त की? या तो उन्होंने पहली राय गलत दी थी या दूसरी सहमति गलत थी। तो ये एथिकल इश्यूज जो कि लॉ के परिवेश में नहीं आते। तो कोई भी एस्पिरेंट वो केस को पढ़ेगा उसमें, तो ये केस नहीं आएगा एग्जाम में, मुझे नहीं लगता है केस कभी आएगा, लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस, ये पुस्तक एथिकल डिलेमास इसलिए आवश्यक है एस्पिरेंट्स के लिए कि उनकी थॉट प्रोसेस विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल होनी पड़ेगी। वो देखें कि हर बात जो कही गई है या हर निष्कर्ष जो निकाले गए हैं उनको कैसे एनालाइज करें और कौन से एथिकल पहलू उसमें आते हैं, फिर उनको उत्तर दें। तो ये अगर 15-20 केस स्टडी करेंगे तो दिमाग या चिंतन उस प्रकार से हो जाएगा, एनालिटिकल हो जाएगा और पॉजिटिवली सोचेगा, क्योंकि पुस्तक में तो सर ये बात तो सही है कि मतलब जैसे कि आपने बोला कि आपने अपना एक ओपिनियन रखा और कल्याण सिंह जी ने उसको अप्रिशिएट भी किया बाद में, लेकिन कई बार क्या होता है सर कि हमारे मन में चीजें आती हैं, हमें पता है कि एथिकली करेक्ट है, जनरली सब लोग इस करेज के साथ अपनी बातें नहीं कह पाते हैं व्हेन यू नो कि सामने वाली जो पोजीशन है वो ऐसा क्यों होता है? कोई भी समस्या के समाधान के लिए हमें देखना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। जब भी आप वाई पे जरूर जाएं, ये मैं एस्पिरेंट से भी कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है उसकी वाई, उसकी तह तक आप जरूर जाइए। ऐसा क्यों कहता आदमी, क्यों नहीं बोलता? उसको डर रहता है कि मालूम नहीं इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। ये निष्कर्ष में ही प्रॉब्लम है, रिजल्ट में प्रॉब्लम है। जब आदमी ज्यादा चिंतित हो जाता है रिजल्ट के बारे में कि मालूम नहीं क्या होगा, वहां पर जाना चाहिए। जो बेसिकली वो ठीक समझ रहा है दिल से, अगर वो बात कहे तो कोई लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होती है। ये बात जो मैंने आपको वाकया सुनाया कल्याण सिंह जी वाला, मैं तो भूल गया था। जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उनका फोन आया मेरे पास, मैं उनसे मिलने नहीं गया। मैं किसी नेता से मिलने जाता नहीं जब तक वो बुलाता नहीं। मैं मिलने नहीं गया। बोले आप मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने कहा साहब आप व्यस्त होंगे इसलिए मैं नहीं आया। बोले आप तुरंत आ जाइए। मैं चला गया उनसे। मैं गया उनसे तो उन्होंने कहा कि अनिल मैं आपको अपना सचिव बनाना चाहता हूँ। तब तक मेरा प्रमोशन हो गया था, विशेष सचिव से मैं सचिव हो गया। मैंने कहा साहब जैसा ठीक समझे आप। बोले आप पूछेंगे नहीं हमें क्यों बनाना चाहता हूँ आपको अपना सचिव?
मैंने साहब आपने सोच समझ के निर्णय लिया होगा? बोले नहीं, बैठो मैं बताता हूँ। मैं बैठ गया। फिर उन्होंने मुझे दृष्टांत सुनाया। बोले मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ ना, जैसे मैंने पहले कहा, हरदोई का जो प्रकरण मैंने आपको बताया जिसमें मेरा ट्रांसफर हो गया, लखीमपुर का प्रकरण मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैंने उसको जेल में बंद कर दिया। तो रात को मुख्यमंत्री का मेरे पास फोन आया, उसमें मुलायम सिंह यादव थे मुख्यमंत्री। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि आपने क्यों बंद कर दिया हमारे अध्यक्ष को? मैंने समझाया उनको। बोले उनको छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा साहब छोड़ना उचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा क्या किया जाए? मैंने कहा साहब या तो आप उनसे बात कीजिए, कोई जना बात करें, उनको समझाए कि इस समय प्रोसेशन निकालना, फ्यूनरल प्रोसेशन वाला उचित नहीं है। तो नाराजगी में उन्होंने फोन पटक दिया। तो मैं गया, मैंने समझा इस समय ट्रांसफर हो जाएगा। अगले दिन सुबह मेरे पास फोन आया कि वो व्यक्ति तैयार हो गया प्रोसेशन ना निकालने। मैंने छोड़ दिया। अब मजा देखिए आप, 2 महीने बाद उन्हीं मुख्यमंत्री ने, जिनके अध्यक्ष को मैंने बंद किया था, मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अवार्ड दिया। नाउ पहले प्रकरण में हरदोई में मेरा ट्रांसफर हो गया, दूसरे प्रकरण में वही मैंने बंद किया लेकिन मुझे अवार्ड मिला। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं जो ठीक समझ रहा हूं वो करूं। फिर ठीक से समझ, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं हट बंदी, मतलब मैं अब कहूं कि मैं ही सब ठीक करता हूं। मैं सबको सुनता था, सबकी बात सुनी, और फिर जो निर्णय लिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता था। फिर दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अक्सर क्या होता है कि अधिकारी दूसरे के कहने पर काम कर देते हैं और फिर परेशान होते हैं, देखो यार मैंने उसकी वजह से काम कर दिया और नुकसान मेरा हो रहा है। राइट। मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि मैंने अपने पूरे करियर में 37 साल आईएएस और 1 साल आईपीएस में कभी कोई निर्णय ऐसा लिया हो जो मैंने, जिसके लिए मुझे बाद में ये कहा हो कि अरे यार मैं ये निर्णय लेता तो ज्यादा अच्छा होता। जो भी निर्णय लिया, सही गलत जो भी लिया, निर्णय लिया उसको भुगतान। ओके। मतलब आपका जो करियर था वो अराउंड 38 इयर्स का करियर था? 1 साल 38। पुलिस में, 37 साल हाँ। आईएएस। तो इस दौरान आपका आप बता सकते हैं कि मतलब आपका प्रोसेस क्या था एक एथिकल डायलेमा को डील करने का? देखिए, मैं धीरे धीरे, शुरू में तो मैं भी परेशान हो जाता था। मेरे मेरे मस्तिष्क में डिलेमास रहते थे शुरू में, मैं ये करूंगा ये करूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे समझ में आ गया, मेरे दिमाग के डिलेमास खत्म हो गए। मैं क्लियर था मुझे क्या करना है। और अगर मेरी पुस्तक आप पढ़े एथिकल डिलेमास में, तो उसके जो दृष्टांत मैंने दिए हैं उसमें आप ये खुद देखेंगे कि क्लैरिटी आती चली गई। बाद में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। शुरू में था, शुरू में है वो रिफ्लेक्ट होता है कि मैं ये इधर जाऊं या उधर जाऊं। बाद में कोई नहीं था। इससे क्लैरिटी आ गई कि धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि अगर आप सही काम करेंगे, और यही मेरे पुस्तक का बॉटम लाइन है, आप सही काम करेंगे तो आपको अंततः लाभ होगा। लाभ क्या होगा कि आपकी रेपुटेशन बनेगी, एक ऑनेस्ट ऑफिसर, आपकी रेपुटेशन बनेगी कि एक डूअर है, काम करने में विश्वास रखते हैं, सही बात को सुनते हैं। देखिए, ये कहना गलत होगा कि सब नेता गड़बड़ हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, मेरी पुस्तक में है, बहुत अच्छे अच्छे नेताओं के साथ मैंने काम किया। तो जैसे अधिकारियों में अच्छे बुरे सब हैं, वैसे ही नेताओं में अच्छे बुरे। तो हर प्रकार का व्यक्ति हर जगह है। आप उनका तो कुछ कर नहीं सकते, नेताओं का या किन्हीं अन्य अधिकारियों का, आप अपना कर सकते हैं। जैसा मेरी पुस्तक में अंत इसी से होता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको अपनी खुद ही बुलंद करना, आप अपने आप को कैसे परिपक्व बनाएं। मेरा धीरे धीरे इस बात पे विश्वास बढ़ता गया कि हम दूसरों को बहुत नहीं सुधार सकते। हम अगर अपने आप को सुधार लें, अपने आप को परिवर्तित करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, तो शायद आसपास के लोग सुधर सकेंगे और उससे फिर आप सिस्टम बना सकेंगे। ये आपने शुरू में एक प्रश्न उठाया था जो मैं नहीं उसको इलैबोरेट कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप उस समय के लिए क्या कर रहे हैं, उस समस्या का क्या कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे उस समस्या का समाधान लॉन्ग टर्म में भी हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कोल में था तो हमने व्यवस्था देखी कि जो कोल ब्लॉक का आवंटन था, अगर उसको हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो आगे वाले भी समस्या आ सकती है। तो हमने व्यवस्था बनाई। ये व्यवस्था हमने बनाई कब? 2015 में। मैं नहीं हूं वहां पर। आई मेड माई सेल्फ टोटली रिडंडेंट, और वो व्यवस्था चल रही है, माइनर सुधार होता है इधर उधर। इस तरह से कई उदाहरण हैं और कई उदाहरण ऐसे उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे? जैसे जब मैंने ज्वाइन किया कोल में, जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे कोल सेक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, मैं अखबारों में पढ़ा था थोड़ा बहुत। मैंने एक मित्र को फोन किया, मैंने कहा यार ये बताओ कोल सेक्टर कैसा है।
तो उसने मेरे जवाब तो दिया नहीं, उसने प्रश्न कर डाला मुझसे पूछा गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? तो मुझे सब समझ में आ गया। तो मैंने देखी थी पिक्चर कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जब मैं कोल मिनिस्ट्री में प्रवेश किया अपने कमरे में, तो ऐसा लगा कि मैं एक शमशान घाट में जा रहा हूँ, ग्रेवयार्ड में, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर्स के पकड़ रही थी, फाइलें उठा रही थी, तो बड़ी गंभीर थी स्थिति। तो मैंने जानकारी करने की कोशिश की कि ये समस्या क्यों आई। मैं अक्सर इस बात को लोगों को बार बार इस चीज को कहता हूं कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप एक तात्कालिक उसका समाधान करेंगे और एक दूरगामी समाधान करेंगे। तो जब मैंने विश्लेषण किया तो मुझे समझ में आया कि कोल का जो स्कैम हुआ था वो समस्या नहीं, कोल का स्कैम एक रिजल्ट है एक मूल समस्या का। उसकी समस्या थी कि कोयले की कमी थी देश में। अगर कोयले की कमी ना होती और कोयला प्रचुर मात्रा में यानी कि सफिशिएंटली उपलब्ध होता तो लोग क्यों भागाभागी करते? उनको कोयला मिल रहा होता। जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तब माफिया जो है प्रवृत्ति बनती है। आप चाहे कोई व्यवस्था ले लीजिए, माफिया या कोई भी समस्या शॉर्टेज की वजह से। फिर मैंने सोचा कि मालूम किया कि भाई इस देश में इतना सारा कोयला उपलब्ध है, 300 बिलियन टन कोयला उपलब्ध है और रिक्वायरमेंट हमारी 700-800 मिलियन टन की है, तो किस बात की समस्या है? तो मैं नेक्स्ट स्टेज पे गए, क्योंकि कोयला का खनन के लिए आपको भूमि की आवश्यकता है, लैंड की जरूरत, और लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम है। इसी तरह जहां जहां खनन होता है वो सब फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए चाहिए, और जहां से कोयला निकलता है वहां से उसको निकालने के लिए रेलवे लाइनें नहीं है, रेलवे लाइनें। ये 3 प्रमुख समस्या हमने आइडेंटिफाई। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे गए कि इन समस्याओं का समाधान कैसे करें। ये विस्तार से मेरी पुस्तक एथिकल डिलेमास में दिया हुआ है कि कैसे उनका समाधान। तो हम बॉटम लाइन तक गए कैसे करें। तो ये तो हमने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात की कि कोयला प्रोडक्शन कैसे बढ़े। इमीडिएट के लिए हमने कहा कि ये जो आवंटन हुआ ब्लॉक का, इसको पारदर्शी कैसे बनाया, ट्रांसपेरेंट। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि शासकीय व्यवस्था में, गवर्नमेंट फंक्शनिंग में अगर ट्रांसपेरेंसी लाएं तो आधी समस्या अपने आप उड़ जाएगी, करप्शन तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब दिख रहा होगा तो करप्शन तो वहां होता है जहां पारदर्शिता नहीं होती, जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जहां ओपेसिटी होगी वहां करप्शन होगा। जहां जब दिख रहा है आप करप्ट कैसे होंगे? तो मुझे अनुभव था थोड़ा, मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जिसमें कोई फाइल नहीं, कोई पेपर नहीं। कोल मिनिस्ट्री में ना कोई फाइल थी ना पेपर, सब खत्म कर दिया था, सब ट्रांसपेरेंट था। तो जो ऑक्शन की व्यवस्था बनाई, मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं, वो भी पुस्तक में है मेरी। ऑक्शन की व्यवस्था बनाई टोटली ट्रांसपेरेंट। इनफैक्ट जब ऑक्शन होता था तो वेब पोर्टल पे जाके देख सकते थे कि क्या ऑक्शन चल रहा है, और जो भी निर्णय होता था तो उसे तुरंत हम अपने पोर्टल पे डालते थे, कोई चीज छुपी नहीं। तो ये जो व्यवस्था, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई टेक्नोलॉजी लेते हुए, वो व्यवस्था से हम आगे समस्या नहीं, पिछले 6 साल में कोई समस्या नहीं आई, किसी ने उंगली नहीं उठाई। लाखों की मात्रा में वैल्यू के माइंस जो हैं दे दिए गए हैं, लेकिन किसी ने उंगली नहीं उठाई, ना उस समय उठाई ना आज की तारीख में कोई उठा रहा है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा सर। जब आप इस तरह के बड़े डिसीजंस लेते हैं तो इससे भी कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह की चीजों से, राइट? तो क्या इस तरह के इंटरफेरेंसेस से सिविल सर्वेंट या फिर जो आप काफी हायर पोजीशन पे थे, आप सेक्रेटरी थे, कोल सेक्रेटरी, तो इस लेवल पे आपको कितना फर्क पड़ता है कि आपको इस तरह का इंटरफेरेंस अगर आ रहा है तो, या आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, एक तो एडवांटेज मुझे ये था कि मेरी एक रेपुटेशन थी पिछले 34 साल की कि अधिकारी कैसा है, और सबको पता था गलत काम करेगा नहीं, और सोच समझ के ही मुझे बनाया था कोल सचिव। तो कोल सचिव के रहते हुए इस व्यवस्था में बाय एंड लार्ज मुझे कोई समस्या नहीं आई, कोई नेता मुझसे नहीं कहता था। ये एडवांटेज मुझे था मेरी रेपुटेशन का। सेवा काल के आरंभ में ये समस्या आती थी। अच्छा। लेकिन एक बार लोगों को समझ में आ गया कि ये गलत काम नहीं करेगा, तो फिर लोग आना बंद हो गए। मुझे स्मरण ही नहीं पड़ता कि मेरे से एक दृष्टांत है कोल सेक्रेटरी के टाइम पे, वो मैं आपने अगली पुस्तक में लिख रहा हूं उसके बारे में, जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आया था एक गलत काम के लिए, किसी नेता ने मुझसे कोई गलत काम के लिए। ओके। तो ये रेपुटेशन पे बहुत निर्भर करता है उस अधिकारी की जो वहां पर बैठा है। अगर ये आपकी ख्याति है, ये रेपुटेशन है कि ये गलत काम नहीं करते, तो सामान्य रूप से कोई आपसे गलत काम करने आएगा, गलत काम एक्चुअली अगर आता है, अगर आता है, जैसे उससे कुछ दिन पूर्व कैसे ये रेपुटेशन कैसे बनी, मैंने दिमाग में बना लिया कि अगर कोई चीज
अगेंस्ट द लॉ होगी वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। कोई विद इन द लॉ होगी उसको तत्कालिक रूप से कर दूंगा, तुरंत। कोई नेता आएगा तुरंत कर देंगे, जिससे नेता को यह आभास हो जाए कि ये सही काम तुरंत कर देते हैं। मतलब अगर हम ये करके समझ के चले कि नेता सब गलत कहते हैं, गलत है। शुरू में अपनी सेवा काल में मुझे था थिंकिंग सब नेता गड़बड़ है, मुझे समस्या आई शुरू में, पर धीरे धीरे मैंने समझा कि नेता भी सही काम कहते हैं, आफ्टर ऑल वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं सिर्फ मांगता था कि जो बात कह रहा है लीगल है इलीगल, अगर लीगल है तो तुरंत कर दो, इलीगल है पोलाइटली मना कर दो कि साहब ये मैं नहीं करूंगा। फिर एक ग्रे एरिया जिसमें लीगैलिटी क्लियर नहीं है, राइट, इलीगल भी नहीं है लीगल भी नहीं है, आपको निर्णय लेना। तो उसमें मैं क्या करता था, जब कोई आता था कोई नेता मेरे पास, तो मैं सोचता था ये कि मैं इसका काम कैसे कर दूं। मेरे दिमाग में नहीं होता ना करूंगा, लेकिन उसको करने के लिए मैं फिर व्यवस्था बनाता था, उसको लिखता था, और उस व्यवस्था के तहत अगर कोई और भी उसमें आता था तो उसका भी काम वैसे ही हो जाता। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाते थे। प्रॉब्लम तब आती है कि आप एक व्यक्ति का काम करते हैं दूसरे का ना। अगर आप सबका काम करेंगे जो कि जायज होगा, तो आपकी रेपुटेशन बनेगी ये साथ काम करता है, एफिशिएंट है। क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ ऑनेस्ट हैं और अपने को ऑनेस्ट समझ के वो बाकी सबको डिसऑनेस्ट समझते हैं। तो किसी का काम नहीं करते, कहते सब गड़बड़ है, मेरे को छोड़कर सिर्फ मैं ही ऑनेस्ट हूं। ऐसा नहीं है। इस समाज में कई ऑनेस्ट लोग हैं और एक व्यक्ति में कुछ ऑनेस्ट पहलू होता है, कुछ डिसऑनेस्ट पहलू होता है। हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। तो आपको अगर वो सही बात कोई कह रहा है तो आपको सुनना चाहिए और उसको करना चाहिए। राइट। सर आप एजुकेशन सेक्रेटरी भी रहे थे, राइट? एक्चुअली मैं आपके बारे में एक आर्टिकल में देख रहा था, उसमें लिखा था कि आप इनिशियली पहले फिनलैंड और बाकी देशों के मॉडल्स पे रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह से आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस ला सकते हैं, और उसके बाद आपने रियलाइज किया कि वहाँ के जो मॉडल्स हैं वो यहाँ पे स्केलेबल नहीं हो पाएंगे। तो आपने फिर इंडिया को मतलब थ्रू आउट एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके चेक किया, एंड देन यू फाइंड एक जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची हुई थी, लेकिन स्टिल दैट प्लेस वाज डिजिटलाइज्ड। ये आपने एक अच्छा उदाहरण बताया है जो मेरी पुस्तक में भी एक चैप्टर में है। केवल एक ये नहीं था। मैं जब लगभग 24 राज्यों में मैंने भ्रमण किया, और जब मैं राज्य कहता हूं तो राज्य का मतलब ये नहीं सिर्फ राजधानी में जाता था, कैपिटल के अलावा मैं इंटीरियर एरिया, पहले 2 डिस्ट्रिक्ट में गया, बस्तर और सुकमा। उसके बाद में ट्रैवल किया श्रीनगर से लेह, नेशनल हाईवे से नहीं गया, मैं इंटीरियर एरियाज में गया, पुणे से गोवा गया, इंटीरियर एरियाज देखा। तो मैंने पाया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है वहां पर, और वहां से लगभग हमने 110 मॉडल्स देखे जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और भी होंगे, मैंने 110 उन सब लोगों को फिर हमने दिल्ली बुलाया। 6 दिन एक के बाद एक उनका प्रस्तुतिकरण, उनमें से लगभग 24 मॉडल्स हम लोगों ने पिक किए, और वापस फिर हम स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंसेस करके और स्टेट्स में ले गए दर्शाने के लिए कि आप इंग्लैंड, फिनलैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड के बजाय आप इस देश में जो अच्छे मॉडल्स चल रहे हैं उनको आप रेप्लिकेट करें। और मुझे प्रसन्नता है कि उन मॉडल्स के कई मॉडल्स का रेप्लिकेशन हो रहा है। जो आपने उदाहरण दिया वो मॉडल पस्तेपाड़ा का था महाराष्ट्र में, और वो मॉडल रेप्लिकेट हुआ है 50,000 से ज्यादा स्कूलों में महाराष्ट्र के। ओके। सो इस मेरा मत ये था कि हमें सीखना चाहिए बाहर से भी, इंग्लैंड फिनलैंड से भी सीखना चाहिए, लेकिन वहां के मॉडल हम लॉक स्टॉक एंड बैरल इंपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, हिंदुस्तान में भी कई बहुत अच्छे मॉडल्स वर्क कर रहे हैं, हमें उनका परीक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा आसान है कि हम यहाँ के डोमेस्टिक मॉडल्स को स्केल करें बनस्पत इसके कि हम कोई इंपोर्टेड मॉडल लाएं। मैं इंपोर्टेड थिंकिंग के विरुद्ध नहीं। मेरा ये मानना है कि जो इंपोर्टेड ऑब्सेशन है ना, जैसा हमारे लिए होता है कि जब योगा बन जाता है तब हम योग का महत्व समझते हैं। तो हमें योगा के क्यों इंतजार है, हमें वेस्टर्न सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए। हमें देखना है कि जो अच्छा कार्य इस देश में हो रहा है, क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या हम उसको समझ सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद इनफैक्ट मेरी जो नेक्स्ट पुस्तक आ रही है, नो मोर अ सिविल सर्वेंट, वो इसी पर है कि कौन से ऐसे मॉडल्स हैं इस देश में। क्योंकि अब मैं सिविल सर्वेंट हूं नहीं, अब मैं कोशिश कर रहा हूं। हमने एक मूवमेंट शुरू किया है, नेक्सस ऑफ गुड मूवमेंट, उसके माध्यम से, और उस ये जो करीब 25 से 26 दृष्टांत में दे रहा हूं अपनी आने वाली पुस्तिका नो मोर सिविल सर्वेंट में, वो ऐसे मॉडल्स की है जो कि इस देश में अच्छी तरह काम कर रहे हैं और स्केल हो रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इस देश में भी बहुत अधिक अच्छा कार्य हो रहा है। हम लोग, कई लोगों की नेगेटिव थिंकिंग होती है, सब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही। क्या हम वो जो चीजें हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं
क्या हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या हम उनको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते सफिशिएंटली, फिर क्या हम उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्या हम उनको स्केल कर सकते हैं। तो आने वाली पुस्तक में मैंने ऐसे 24 से 25 मॉडल मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ नो मोर सिविल सर्वेंट, क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट नहीं हूँ और मेरे मानना है कि सिविल सर्वेंट ना रहते हुए भी समाज को बहुत कुछ दिया जा सकता है। ओके, नाइस। तो आपकी बुक थैंक यू। हिंदी में भी अवेलेबल है? दोनों पुस्तकें जो पहली दो लिखी हैं दोनों हिंदी में उपलब्ध हैं। एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट का हिंदी रूपांतर जो है वो आज से उपलब्ध हो गया है। सिविल सेवक की नैतिक दुविधाएं, तो आप कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है हिंदी में, और नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट की भी हिंदी रूपांतर उपलब्ध है, दोनों उपलब्ध है। थैंक यू सर। आई एम श्योर कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को आज आपसे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इनफैक्ट मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला है। इट वाज अ नाइस इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।